फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या डाल्टन्स मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल हमें एक्चुअली बताता है कि मैटर की नेचर और एग्जिस्टेंस पे हमें ये एक थ्योरी देता है। मैटर की नेचर एंड एग्जिस्टेंस पे एक थ्योरी देता है कि मैटर की नेचर क्या है और वो किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन जो है ये एक ब्रिटिश केमिस्ट है और इसने अपना एटॉमिक मॉडल इन 1803 में 1803 में उसने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया और ही प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक थ्योरी ऑन एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ मैटर। उसने साइंटिफिक थ्योरी पेश की किस चीज़ की बेस पे? मैटर की नेचर और एग्जिस्टेंस की बेस पे। तो इसके मेन पोस्टुलेट्स जो है, मेन पॉइंट्स जो है वो 4 है। वो 4 इसके मेन पोस्टुलेट्स या मेन पॉइंट्स हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो है ये टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। पहली पॉइंट ये है। क्या मतलब है इसका? कि आपके पास फॉर एग्जांपल आयरन का एक पीस है। किस चीज़ का? आयरन। अब आयरन के लिए सिंबल जो है वो Fe है। आयरन के एलिमेंट का जो सिंबल है Fe है। तो अगर हम Fe यानी आयरन का कोई भी पीस ले ले और हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी कर ले, तो इसमें जो एटम्स हैं वो इस तरह हमें नज़र आते हैं। सही है, स्मॉल पार्टिकल्स हमें नज़र आएंगे। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। तो आयरन का जो एलिमेंट है कह रहा है कि ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। सही है। तो इस तरह फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक पीस हो गया किस चीज़ का? आयरन का। तो आयरन का जो एलिमेंट है वो स्मॉल पार्टिकल से बने हैं। इन स्मॉल पार्टिकल्स को वो कह रहा है। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के एटम्स क्या है? आइडेंटिकल है। वो यानी वो भी सेम है। अगर एलिमेंट सेम है तो इसके एटम्स भी क्या है? सेम है। दे हैव सेम मास एंड वॉल्यूम। इसकी जो मास है और वॉल्यूम जो है वो क्या है? वो दोनों सेम है। सही है। दे हैव सेम मास एंड वॉल्यूम। इसके मास और वॉल्यूम दोनों क्या है? वो सेम है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो गया? मतलब ये देख लो, आपके पास कोई भी पीस है आयरन का है। अब इसके जो एटम्स है, इसके एटम्स आपके पास ये इसके क्या हो गए? कुछ एटम्स मैंने बना लिया। अब ये आपके पास आयरन का एलिमेंट है। अब आयरन के एलिमेंट के एटम्स सारे क्या है? सेम है। यानी फर्स्ट एटम जो है दूसरे जैसे, दूसरा तीसरे जैसे, तीसरा चौथे जैसे, पांचवें जैसे, छठे जैसे, सब एक दूसरे के साथ एक जैसे है। क्यों? इस मतलब ये है कि इसकी मास क्या है? इसकी मास जितना है वो मास दूसरे एलिमेंट का एटम का है। दूसरे का जितना मास है वो तीसरे का है। मतलब सबका एक दूसरे के इक्वल है। नंबर 1, अगर मास इक्वल हो गया तो फिर ये जो स्पेस उसने कवर किया है, जो वॉल्यूम वो घेर चुका है, वो भी क्या है? उन सब का एक जैसा है। मतलब अगर एक एटम का जो वॉल्यूम है वो उसने जितना वॉल्यूम जो है वो कवर किया है, सही है, तो उतना ही वॉल्यूम जो है दूसरे एटम ने कवर किया है, उतना ही फिर तीसरे ने किया है। तो इस बेस पे वो कह रहा है कि एटम्स जो है, सेम एलिमेंट के एटम्स जो है वो भी सेम है, इसका मास भी सेम होता है और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है? सेम होता है। जब तीसरे पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जब कोई ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स या तो सेपरेट हो जाते हैं और कंबाइन हो जाते हैं और रीअरेंज हो जाते हैं। अब देख ले, फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक रिएक्शन H2 प्लस O2, ये दो गैसेस है, एक हाइड्रोजन गैस एक ऑक्सीजन। जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो इससे बनेगा H2O, वाटर बनेगा। अब देख ले, H2 जो है वो इस फॉर्म में मौजूद होता है, एक हाइड्रोजन और इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन, और फिर जो है ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीजन फिर दूसरा ऑक्सीजन। अच्छा, अब होता ये है कि आपके पास जो है ये ऑक्सीजन हो गए, ये आपके पास क्या है? ऑक्सीजन। अभी बोल रहे हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एटम्स पहले क्या हो जाते हैं? सेपरेट। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और इधर से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आपके पास जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए।
सही है। फिर दूसरे फेज में क्या हो जाते हैं, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और इनसे बनेगा क्या, इनसे बनेगा H2O वाटर बनेगा। तो आपके पास जो है फिर वो अपने आप को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। तो ये इसका थर्ड पॉइंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट इसका हमें ये बता रहा है कि एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम्स को हम न पैदा कर सकते हैं, न इसको फना कर सकते हैं, न इसको ख़त्म कर सकते हैं। जो एटम्स रिएक्टेंट साइड पर जितने रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब मैटर में, उतने ही एटम्स जो है आपके पास प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। यानी क्या मतलब, देख ले फॉर एग्जांपल आपके पास है H2 प्लस N2 गिव्स अस NH3। अब एक रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, और इनसे बनेगा NH3 अमोनिया। अब इस साइड पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और इधर इस साइड पर हाइड्रोजन कितने, 3 है। तो इस साइड पर यानी ये रिएक्टेंट साइड पर जो हाइड्रोजन है ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया। ये जो रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है तो ये प्रोडक्ट साइड से क्या है, कम है। इससे ये तो इस तरह तो लगता है ना कि हमने हाइड्रोजन को क्या किया, उसको पैदा कर दिया, यानी क्रिएट कर दिया। इधर ये क्या बोल रहा है कि आप एटम्स को न क्रिएट कर सकते हो न डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 3 है, तो हमने तो वो क्रिएट कर दिया, यानी हम इसके इस स्टेटमेंट के खिलाफ हो गए। दूसरी बात यह है कि नाइट्रोजन इस तरफ 2 है रिएक्टेंट साइड पर, और इस तरफ हमारे पास 1 है। इधर कुछ नहीं है तो 1 तो लगा है, तो इधर 1 है। तो फिर तो हमने इसको क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी 2 से 1 पे चले गए। तो फिर हम इस तरह एक्चुअल में रिएक्शंस होते नहीं हैं। रिएक्शंस जो है वो आपके पास जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड पर रिएक्ट करते हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड पर बनते हैं। तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए एक और लॉ हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो फिर हमें बताता है कि आपने इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसे नंबर्स लगाने हैं जो कि बैलेंस करता है नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट साइड्स पर और प्रोडक्ट साइड पर। तो इधर अब मैं लगाऊंगा 3, मैंने क्या लगा दिया, सॉरी इधर मैं लगाऊंगा 3। मैंने जब इधर 3 लगा दिया और इधर मैं लगाऊंगा 2, इधर मैंने लगा दिया 2। अब 3 2 ज़ा 6, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। 2 3 ज़ा 6, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। इस 2 के लगाने के बाद नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्टेंट साइड पर ऑलरेडी 2 मौजूद है, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर लेक्चर समझ आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें।